बड़ी खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां राज्य कर्मियों को सरकार का तोहफा मिला है। क्या है ये तोहफा, जान लीजिए। अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी सरकारी कर्मचारियों और परिजनों को, इसका लाभ मिलने वाला है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य कर्मियों को सम्राट सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों को, यह सुविधा दी जाएगी। सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को भी यह सुविधा मिलेगी। सम्राट कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बड़ा तोहफा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी की बात है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए और बिहार विधान मंडल के सदस्यों के लिए, क्योंकि अब कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। पहले से सुविधा नहीं थी और जो कर्मचारी थे उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था इलाज के लिए। लेकिन अब बिहार सरकार ने एक बड़ी राहत की खबर उन्हें दी है कि जो कर्मचारी हैं और उनके जो परिजन हैं उनका इलाज हो सकेगा, जो रिटायर्ड कर्मी उनका कैशलेस इलाज हो सकेगा। क्योंकि निजी क्षेत्रों में कई जगहों पर इसकी व्यवस्था थी, लेकिन बिहार सरकार में जो कर्मचारी थे उनके लिए व्यवस्था नहीं थी और एक वाकई बहुत ही दिनों से इसकी मांग भी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही थी। जरा ये भी बताइए, क्या क्या ये सुविधा मिलने वाली है, किन किन को और ये सुविधा मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो आज बिहार कैबिनेट की जो बैठक हुई, उस बैठक में जो निर्णय लिया गया कैशलेस सुविधा को लेकर के, उसमें बिहार विधानमंडल के जो वर्तमान सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, उनके आश्रित हैं, उनके अलावा अखिल भारतीय सेवा में सेवारत एवं जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं उनके और उनके आश्रितों के साथ साथ राज्य सरकार के जो नियमित पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनके आश्रित, उन्हें और उनके आश्रितों को ये सुविधा दी जाएगी। सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड पेंशनधारी राज्यकर्मी हैं, पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशन को भी राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासीय चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। इसको लेकर के जो कैबिनेट ने आज मुहर लगाई है और ये सबसे बड़ी राहत की खबर है बिहार के उन तमाम कर्मचारियों के लिए जिनके पास पहले ये सुविधा नहीं थी और उन्हें इलाज कराने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडे पर मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 27 एजेंडे पर मुहर लगी है और कई ऐसे इसमें प्रोजेक्ट हैं जिस पर मुहर लगी है और इससे बिहार के लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है। बिहार रहती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी मिली है। नया युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग गठित होगा। पीएमसीएच में स्पाइन सब स्पेशल यूनिट के लिए 39 पद स्वीकृत किए गए हैं। बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों के रोड प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। ब्रह्मपुर बक्सर पथ के लिए 982 करोड़ की स्वीकृति हुई है। विशनपुर जाले पथ के लिए 990 करोड़ से अधिक का बजट पास हुआ है। विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित, सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्यकर्मी, पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। इससे अब विभिन्न इलाज के लिए इन लोगों को कैशलेस सुविधा मिल पाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है। रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो तथा बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इन दोनों के संकल्प में श्रम संसाधन विभाग का जो रेफरेंस आया था उसकी जगह पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को
प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत रैयत से सीधे भी भूमि खरीदी जा सकती है एक्विजिशन प्रक्रिया में गए बगैर, और इसमें बढ़ते आगे, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा है कि एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को मजबूत करता है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल है कि क्या एसआईआर पर विपक्ष ने गुमराह किया है। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। क्या एसआईआर पर विपक्ष ने गुमराह किया है? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद खड़ा हुआ जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर कराने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के भीतर रहकर ही इस प्रक्रिया को शुरू किया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध और भरोसेमंद वोटर लिस्ट भी उसकी बुनियाद है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी मिला। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और ये व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ ये देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बहस छिड़ गई है। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है। सत्ताधारी एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार में भी हुआ था, जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का अब जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। हालांकि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्वाचन आयोग की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसी ने कहा कि ईसीआई मतदाताओं के साथ था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद, अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक साथ 14 सीओ पर एक्शन लिया है और ये कार्रवाई काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर की गई है। किसी का वेतन रोका गया है तो किसी के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है तो किसी के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया है और मंत्री ने कहा है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कि एक ईमानदार मंत्री किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार का एक ऐसा विभाग जो किसी न किसी कारण सालों भर चर्चा में बना रहता है, कभी भ्रष्टाचार को लेकर तो कभी लापरवाही को लेकर। पिछली सरकार में विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कड़ाई शुरू की, सख्त संदेश दिया। आज के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक साथ 14 सीओ पर एक्शन लिए हैं। राकेश कुमार तत्कालीन सीओ पत्थरघट घूस लेते गिरफ्तार, आरोप पत्र गठित हो चुकी है। अनुज कुमार सीओ पाटलिपुत्र, वेतन पर रोक लगाई गई है। चंदन कुमार सीओ दानापुर, लापरवाही के मामले में आरोप पत्र जारी किए गए हैं। पंकज कुमार सीओ सिसवन, आरोप पत्र गठित हो चुका है। संजीव कुमार त्रिवेदी सीओ राघोपुर, वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। राकेश कुमार सीओ पालीगंज, आय से अधिक संपत्ति और अवैध बालू खनन के मामले में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई। बुच्ची कुमार तत्कालीन सीओ सुपौल, अवैध दाखिल खारिज मामले में कार्रवाई हुई है। राजकिशोर शर्मा सीओ गोपालपुर भालपुर, 5 साल तक पेंशन कटौती। रजत कुमार बरनवाल सीओ गोपालगंज, आरोप पत्र गठित। अमलेश कुमार सीओ एकमा, लापरवाही के मामले में आरोप पत्र गठित। कुमारी अंचल सीओ छपरा सदर, आरोप पत्र गठित। अनिल कुमार तत्कालीन सीओ बैरिया, गलत जाति प्रमाण पत्र मामले में आरोप पत्र दाखिल। सतीश सिंह सीओ इसुआपुर सारण, वित्तीय अनियमितता के आरोप पत्र। ऋषिका सीओ कांटी, सरकारी जमीन निजी नाम पर दाखिल खारिज मामले में निलंबित की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ ये कह दिया कि कार्रवाई यूं ही आगे भी जारी रहेगी। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के कारण आरोप पत्र गठित हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अलग अलग तरह के आरोप हैं और आने वाले समय में मैंने स्पष्ट कहा है कि एक ईमानदार मंत्री किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि एक साथ 14 सीओ पर हुई कार्रवाई के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार की सरकार में राजस्व विभाग मानो एक्सपेरिमेंटल जोन बना। सत्ता पक्ष ने इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। वहीं विपक्ष के नेता कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और सरकार कार्रवाई करती है, फिर उसी अधिकारी का पोस्टिंग भी कर दिया जाता है, तो धरातल पर ये कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पा। सवाल है कि पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और जब कार्रवाई होती है तो सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा क्यों? खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक साथ 14 सीओ के ऊपर एक्शन संदेश है कि लापरवाह और घूसखोर अधिकारी चेत जाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अब जमीन पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने दरभंगा के केवटी प्रखंड के विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। बीडीओ के 1-2 नहीं बल्कि 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। ये रिपोर्ट थी। जीरो टॉलरेंस का चला चाबुक, भ्रष्टाचारी हो रहे अब भावुक। नप गए केवटी के बीडीओ पासवान, खुली पोल तोड़े होश और कान। 6 ठिकानों पर ईओयू की पड़ताल, कार्रवाई देख बीडीओ साहब बेहाल। भ्रष्टाचारियों और काली कमाई करने वाले अफसरों पर सम्राट सरकार का हथौड़ा लगातार चल रहा है। इस बार निशाने पर रहे दरभंगा के केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्रमोहन पासवान। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू की टीम ने बीडीओ के 6 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। उनके दफ्तर और आवास से शुरू हुई ये कार्रवाई देखते ही देखते कई जिलों में फैल गई। सरकारी सेवा में रहकर अकूत संपत्ति बनाने का खेल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस छापेमारी के ठिकानों से लगा सकते हैं। दरभंगा से लेकर मधुबनी तक फैली इस कार्रवाई में बीडीओ का पैतृक घर, आलीशान मॉल और एक नर्सिंग होम, हर जगह ईओयू की टीम ने एक एक सामान को खंगाला है।
अब तक की तलाशी में कई बेहद अहम और चौंकाने वाले दस्तावेज जब्त किए गए। जमीनों के कागजात, बैंक खाते और निवेश से जुड़ी फाइलें ईओयू के हाथ लगी हैं, जो बीडीओ साहब की काली कमाई की गवाही दे रहे हैं। महोदय हैं वो महाभ्रष्ट हैं और 11 उनका डीड मैंने दिया था जो उनकी पत्नी के नाम से सविता कुमारी जी हैं, है ना। उसके अलावा 900 ग्राम सोना, जो 925 ग्राम सोना, उसके बाद जो है सो नेपाल में इनका जो है सो अकूत संपत्ति। ये कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यरत है। चाहे रसूख कितना भी बड़ा क्यों न हो, जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बीडीओ साहब के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का कांड दर्ज हुआ था, उसी में सर्च वारंट के तहत हम लोग सर्च कर रहे थे। कितने कुछ मिला सर यहाँ पर? ऐसा कोई ऐसा कागजात। कितनी टीम सर्च छापेमारी के लिए पहुंची थी? यहाँ 2 टीम है। फिलहाल ईओयू की टीमें सभी 6 ठिकानों से जब्त दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो देखिए, सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और बीते 10 दिन में 8 एनकाउंटर भी हुए हैं। कल खगड़िया तो आज पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है। क्योंकि सम्राट सरकार अब अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। बिहार पुलिस ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। पटना की मसौढ़ी में पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर किया है। वैसे तो एनकाउंटर का सिलसिला पिछले 10 दिनों से चल रहा है। कल खगड़िया में तो आज पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। चरमा इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अपराधी मनेर का अजय पासवान है, जिस पर बैंक डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मसौढ़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कुख्यात अपराधी मसौढ़ी थाना क्षेत्र में किसी सोना चांदी की दुकान में लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने चरमा इलाके में अपराधियों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की गोली पुलिस की गाड़ी में जा लगी, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पटना पुलिस लगातार अपराधियों को खदेड़कर उसे सबक सिखा रही है और भाग रहा है तो उसे लंगड़ा भी कर रही है। तो हम इसी बात को लेकर के मसौढ़ी के इस चरमा में पहुंचे हैं, जहां पर मसौढ़ी पुलिस ने इनकाउंटर किया है ऐसे अपराधी को जो बैंक लूट कांड में वांछित था। पुलिस के नियंत्रित जवाबी कार्रवाई में एक गोली अपराधी अजय पासवान के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से एक पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले 10 दिनों में पुलिस ने ये 8 एनकाउंटर कहां किए हैं। जब पुलिस की गाड़ी आते इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। 10 दिन 8 एनकाउंटर। 27 मई मसौढ़ी, 26 मई खगड़िया, 22 मई जहानाबाद, 21 मई किशनगंज, 20 मई समस्तीपुर, 19 मई पटना, 18 मई सिवान, 18 मई पटना। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में अपराध करने वालों का क्या हाल हो रहा है।
सरकार या पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर काम ऑनलाइन हो रहा है, वहीं साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रॉड कॉल, फर्जी लिंक और स्कैम मैसेज के जरिए साइबर अपराधी हर दिन नए तरीकों से आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एक बार फिर साइबर अपराधियों ने नए तरीके से ठगी को अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कैमूर में साइबर ठगी का एक ऐसा खेल सामने आया जहां बेरोजगारी और नौकरी की चाहत को ही हथियार बना लिया गया। लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए और फिर उन्हीं खातों का इस्तेमाल देश भर में साइबर फ्रॉड के पैसों को इधर उधर करने में किया जाने लगा। कैमूर पुलिस ने इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड सत्येंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 फर्जी पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नहीं समझ पाते कि ये अकाउंट का डिटेल हमसे लेके इतना बड़ा फ्रॉड किया जाएगा, वो इसके झांसे में फंस जाते हैं थोड़े मोड़े पैसों के लालच के लिए कि आपको मंथली हम इतना दे देंगे, आप अपना पूरा खाता का डिटेल दें। पुलिस ने लोगों से ये अपील की है कि नौकरी या पैसों के लालच में किसी को भी अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या निजी दस्तावेज ना दें। थोड़ी सी लापरवाही आपको साइबर अपराध का हिस्सा बना सकती है। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि मैं नौकरी लगा दूंगा, बस आपको सर्टिफिकेट देने 1 लाख रुपए देना, तो पहले तो उसके ऐसे बहकावे में नहीं आना है। दूसरी बात है कि थोड़ा आपको खुद सोचना है कि भाई तुम नौकरी लगवाओगे, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी समझ सकते हैं कि आपसे मांग सकता है, लेकिन मेरे से सिम कार्ड क्यों लेगा, मेरा एटीएम क्यों लेगा, मेरा पासबुक क्यों लेगा, तो ये आपको सतर्क रहना है। अब आपको जल्दी जल्दी साइबर क्राइम से बचाव के कुछ आसान तरीके बताते हैं। मजबूत और यूनिक पासवर्ड रखें। पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें। 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें। केवल सुरक्षित वेबसाइट पर ही जाएं। किसी भी अनजान लिंक को ना खोलें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा ना करें। सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील डेटा ना डालें। कैमूर से न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कटिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। लोगों ने तेंदुए को पीट पीट कर मार डाला। मनिहारी के धूसर पंचायत इलाके की घटना है। तेंदुए के आतंक से ग्रामीण दहशत में थे। माल मवेशी और बच्चों पर हमले से सहमे हुए थे लोग। खेत में काम कर रहे लोगों पर फिर से तेंदुआ ने अटैक किया तो ग्रामीणों ने तेंदुए को घेर कर पीट पीट कर मार डाला है। घटना में 3 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। इलाके में वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत, क्या अपडेट? देखिए, कई दिनों से तेंदुए का आतंक था और लोग इससे काफी सहमे हुए थे, लेकिन आज जब खेत के सभी लोग इकट्ठे जमा थे तो फिर तेंदुआ का अटैक हुआ और लोग तेंदुआ के घेर लिए और खुद से लाठी डंडे से पीट पीट कर तेंदुआ का जान मार लिया। इससे पहले भी उस क्षेत्र में दियारा का रिमोट इलाका है, कई गाय और बकरी को भी तेंदुआ अपना शिकार बनाया था, लेकिन आज लोगों ने ही तेंदुआ को अपना शिकार बना लिया। फिलहाल 3 लोग के हल्के फुल्के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि चोट काफी गंभीर नहीं है। लोग पूरी तरह सुरक्षित है। ये बातें स्थानीय स्तर पर बताया गया। बिल्कुल सुब्रत, हम ये तस्वीरें भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें वो तेंदुआ भी नजर आ रहा है। कई दिनों से इसका आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा था। वन विभाग की टीम अभी क्या कर रही है सुब्रत? देखिए, स्थानीय लोगों के माने तो जो प्रतिनिधि है स्थानीय स्तर के, उन लोगों को सूचना दिए थे और स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से वन विभाग को भी सूचना दिया गया था, लेकिन दियारा का इलाका है, काफी रिमोट इलाका है। हालांकि वन विभाग की तरफ से इस पे
गंभीर पहल हुई है या नहीं, इस पर लेकर कई चर्चा है। लेकिन फिलहाल जो अंत में लोगों ने ही खुद से तेंदुआ के मार गिराया। हालांकि कानूनी रूप से ये सही है या नहीं इसका दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे और लोगों को शिकार बना दे, इसीलिए कहीं ना कहीं अब ग्रामीण इस पर राहत की सांस ले रहे हैं। सुब्रत, आपने बताया कि 3 लोग जो हैं वो घायल इसमें बताए जा रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी? देखिए, स्थानीय स्तर पर जो बातें सामने आए, जब लोग तेंदुए पर आक्रामक हुए थे लाठी डंडे, उस दौरान तेंदुए की तरफ से भी पलटवार किया गया था। इसी दौरान लोगों को चोट गंभीर नहीं है, फिलहाल ये बातें सामने आई है। ठीक है सुब्रत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। कि जो है कि तेंदुआ जो है कि पूरा अटैक कर लिया है आदमी सबको, 3-4 आदमी अटैक कर दिया। अटैक के दरमियान में सारे आदमी घेर के जो है कि कौन इसको मार दिया, कच्चा पसनी जैसे हाथ में नहीं रहता है कटने वाला, उसी से अटैक किया है इसको। पहले तो आदमी पर अटैक किया, तब आदमी सब जो है इसको नहीं मारता तो कितना आदमी को खा लेता कहना मुश्किल था। अच्छा, ये बहुत दुख की बात है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही जाती है, लेकिन खगड़िया से जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी खानाबदोश बस्ती की नहीं है, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई बयां कर रही है। तिरपाल के नीचे चल रहा ये सरकारी स्कूल खगड़िया जिले के बिलदौर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय गांधी नगर है, जहां बच्चे भीषण गर्मी, बारिश और तेज हवाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आंधी आती है तो तिरपाल उड़ जाता है, बारिश होती है तो बच्चे आसपास के घरों में छिपकर जान बचाते हैं। न बैठने की समुचित व्यवस्था, न पीने के शुद्ध पानी की सुविधा और न ही मिड डे मील। फिर भी इन बच्चों का पढ़ने का जज्बा कमाल का है। मुखिया जी के बगीचे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ धूप, बारिश, आंधी तूफान में बहुत कष्ट होता है। दरअसल 3 साल पहले कोसी नदी के कटाव में स्कूल भवन पूरी तरह से बह गया। तब से ये स्कूल गांव के मुखिया के बागीचे में तिरपाल लगाकर यूं ही चल रहा है। स्कूल में 2, 4, 10 बच्चे नहीं, 237 बच्चे पढ़ाई करते हैं और सिर्फ 3 शिक्षक अलग अलग तिरपालों के नीचे इन बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। मेरा विद्यालय 2023 में ही कोसी में कट के विलीन हो गया सर, और आज तक हम लोग जैसे विस्थापित हैं उसी तरह से मेरा विद्यालय ऐसे 10th में चला रहे हैं। तपती धूप हो या बारिश हो, इन बच्चों के लिए अब यही स्कूल सब कुछ है। जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने वाले इन बच्चों को पिछले 3 साल से मिड डे मील भी नहीं मिला। दोपहर के समय बच्चे घर जाकर खाना खाते हैं और फिर एक बार वापस स्कूल लौट आते हैं। सवाल ये कि आखिर शिक्षा विभाग की योजनाएं इन बच्चों तक कब पहुंचेंगी। ये तिरपाल उड़ गया था अंधे द्वारा, और बारिश होते हैं तो हमारे लोग को बहुत दिक्कत होते हैं, इसलिए बारिश के लिए मुझे रहने के लिए स्कूल चाहिए। हम घर जाते हैं